तुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हेलो 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 प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। तो बेटा मैं पुनीत राणा आप सबका स्वागत करता हूं आज केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 9 के अंदर। तो बेटा आज हम करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 9, लेकिन वो करने से पहले आज की मतलब टुडे गोल की बातें करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपको होमवर्क दिया गया था। ठीक है कि भाई जो आपको होमवर्क दिया गया था उसकी बातें कर लें या पहले टुडे गोल ही? चलो जी ऐसा करते हैं, टुडे गोल लिख देता हूं, फिर कॉन्टिन्यूटी में चलेंगी सब बातें हमारे पास। ठीक है भैया, आज करने क्या वाले हैं भैया? देखिए लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने बेंट रूल के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बॉन्ड एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कहां पे ज्यादा होगी, कहां कम होगी, परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब आज हम बॉन्ड एंगल से रिलेटेड ही कुछ और कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, पहली बात। दूसरा, आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बेटा? ड्रैगोज रूल के बारे में। ठीक है, तो आज का सेशन ज्यादा बड़ा नहीं ले पाऊंगा बेटा। ठीक है, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कम से कम 1.5 घंटे का तो लेक्चर हम करें और इन दोनों टॉपिक को तो आज हम निपटा देंगे। इसके बाद हमारा ज्यादा नहीं बचेगा। ठीक है, फिर हमारे पास एमओटी और आयनिक वगैरह ही बचने वाला है। ठीक है, जो आयनिक बॉन्ड होता है उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वहां पे वो सब बचने वाले हैं। ठीक, तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, आज थोड़ा सा लाउड ना बोल पाऊं शायद। ठीक, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। ठीक है, यहां पे आपको क्या बताना था बेटा? एक तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना था। ठीक है, किसका ऑर्डर बताना था बेटा हमें? यहां पे हमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना था। और किसकी बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे थे बेटा हम? कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे थे। समझे बात? ठीक है, तो भैया देखो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, हमें क्या करनी है यहाँ पे? x1 x2 और x3 का ऑर्डर बताना। वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था, वो मुझे याद नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं बस आपको एक ऑर्डर बता देता हूं, उसके हिसाब से आप देख लेना इंक्रीजिंग ऑर्डर था और डिक्रीजिंग ऑर्डर था। चलो जी, तो भैया देखो आपको पता है बेटा ये sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल हैं सारे। ठीक है, और हमने ये पढ़ा है बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, वो जहां पे बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल एटम से, उस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट न्यूक्लियस से दूर रहना पसंद करता है ताकि वो इलेक्ट्रॉनों को आराम से अपनी तरफ खींच सके। तो एक बात बताइए भैया मुझे कि यहां पे जो हमें क्या दे रखे हैं? कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, तो मैं बोल सकता हूं इस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, यहां पे बेटा इन दोनों के अंदर परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा ले लिया होगा इसने। यहां पे क्या बेटा देखो परसेंटेज पी कैरेक्टर यहां पे भी ज्यादा, यहां पे भी ज्यादा और परसेंटेज पी इसमें भी ज्यादा। ठीक है, तो कहने का मतलब बेटा यहां पे एक कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड क्या कर रहा है? परसेंटेज पी कैरेक्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और बाकी जो बचा बेटा मतलब यहां पे परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूं यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कहां ज्यादा होगा बेटा? इन 3 बॉन्ड में होगा ना। और जो भी मेरे पास परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा वो इन 3 बॉन्डों में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना बेटा। भैया sp3 हाइब्रिडाइज था मान लो। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज के अंदर बेटा परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है? आप कहोगे सर 25%। परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना होता है? 75। तो भैया जितना मेरा टोटल परसेंटेज पी कैरेक्टर था उसका मैक्सिमम पार्ट तो कौन ले गया? ये कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड ले गया। और जो परसेंटेज एस कैरेक्टर था वो इसमें कम होगा, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कहां पे होगा हमारा? इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर होगा। बोलो हाँ या ना? और लेकिन वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। जो वो 25% का जो मैक्सिमम पार्ट है वो इन तीनों में जाने वाला है जी। तो मतलब मैं बोल सकता हूं यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है जी मेरे पास। ठीक है, यहां पे देखो परसेंटेज पी कैरेक्टर यहां ज्यादा, तो ये दोनों परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या करेंगे बेटा?
इन दोनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे, करेंगे सर, ठीक बात है। आई बात, बस हमने किया क्या बेटा, यहां से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हटा के कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बना दिया। तो सीधा सीधा मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि सर इस मॉलिक्यूल के अंदर जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है ना, वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इन दो बॉन्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, यहां पे पूरा का पूरा परसेंटेज एस कैरेक्टर, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कहां पे है, इस बॉन्ड के अंदर है। तो एक बात बताओ बेटा, इन तीनों के अंदर X1, X2 और X3 में से सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर कहां पे है, आप होगे सर इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में है। और जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, उतनी छोटी, क्योंकि सर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है वो छोटे होते हैं और मोटे होते हैं। ठीक, तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर इन तीनों में अगर देखता हूं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कोई भी ले लो एक, जिसपे मैंने X1 X2 लिखा उन पे कंपैरिजन कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर यहां। फिर इसमें से ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ले रहा हूं तो दूसरे नंबर पे यहां होगा बेटा। यहां पे तो बेटा क्या परसेंटेज एस कैरेक्टर एक में देखो एक एरो लगाया है, तो मतलब ये एक की बात कर रहा हूं, इसके अंदर इतना है। यहाँ पे दो एरो लगाए तो मतलब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो गया, यहाँ पे तीन एरो लगाए तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो गया। और परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने पर हमारी बॉन्ड लेंथ क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है। तो मैं क्या बोल सकता हूं सर कि X1 बॉन्ड लेंथ ज्यादा है X2 से और फिर X3 से। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है बात बेटा ये कि भैया क्यों X1 ज्यादा हुई, क्यों X2 कम हुई और X3 सबसे कम क्यों हो गई। चलो ये बात क्लियर होगी, चलो ठीक है ठीक है। अब इसके बाद बेटा हमें क्या बताना था, यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करनी थी। कौन सा बॉन्ड एंगल, HCH बॉन्ड एंगल। तो ये वाले जिसको मैंने A और B लिखा हुआ है, ठीक है, जहां पे मैंने A और B लिखा हुआ है। तो एक बात बताओ बेटा, यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, कंपैरेटिवली बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा किसके कंपैरिजन में कम है। यहां पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहां पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो दोनों में से किस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम, तो इसमें कम है जी। तो मतलब ये यहां पे कुछ इस तरीके से होंगे, देखो मोटे तो हैं लेकिन कम मोटे हैं। यहां पे देखूंगा तो क्या होगा बेटा, ये थोड़े ज्यादा मोटे होंगे मेरे पास, क्यों, क्योंकि सर यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में ज्यादा है। तो भैया जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं बोल सकता हूं बेटा परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड एंगल के। किसके बेटा, बॉन्ड एंगल के होता है जी। बोलो समझ में आई बात। तो भैया वैसे भी देख सकते हो ना कि सर ये ज्यादा मोटे मोटे हैं, तो मोटे मोटे के बीच में क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा बेटा, ये जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां पे भी रिपल्शन होगी लेकिन कम होगी ना इसके कंपैरिजन में, तो यहां पे बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, कम रहेगा इसकी कंपैरिजन में। तो मैं क्या बोल सकता हूं, बी ग्रेटर है किससे, ए से। समझ में आई बात, हाँ जी क्लियर है बेटा ये चीज, हाँ जी सर क्लियर है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास भैया एक और क्वेश्चन मैंने दिया था, मैंने तुम्हें बोला था एक है मेरे पास क्या, ClO2, एक मैंने बोला था क्या बेटा, OCl2, ये वाली चीज। और मैंने कहा था कि भैया इसका आंसर बताना, आपको बताना क्या था यहाँ पे कि बॉन्ड एंगल कहाँ ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर निकालना था। मान लो ये अल्फा मान लिया मैंने, ये बीटा मान लिया, तो कहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो भैया अब यहां पे थोड़ा ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट क्या आएगा वो समझना, ठीक है। और बेटा ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछे गए हैं जेईई मेंस के अंदर, ठीक है, जेईई मेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत ढंग से समझना। देखो बेटा जो मैंने आपको स्लाइड्स दी थी ना, तो वहां पे मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, क्या बताई थी, देखो रिपल्शन की जब बात की थी तो मैंने लिखा था मल्टीपल बॉन्ड के बीच में, मतलब एमबी के बीच में रिपल्शन ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, एमबी सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में, और सबसे कम किसमें होती है बेटा, सिंगल बॉन्ड के बीच में। ये रिपल्शन की बातें होती हैं जी हमारे पास, समझ में आ रही है बात। तो भैया आप अगर ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगाओ
कि सर जहां पे मल्टीपल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन हो रही है वो ज्यादा, और वो रिपल्शन क्या करेगी, बॉन्ड एंगल बढ़ाएगी। बेटा ये सारी बॉन्ड पेयर रिपल्शन ही तो है, ये सारी मैं क्या लिख रहा हूं, बॉन्ड पेयर रिपल्शन लिख रहा हूं जी। और हमें पता है बेटा बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ेगी तो हमारे पास थीटा भी तो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा जी, क्योंकि भैया सिर्फ दो ही रिपल्शन होती हैं जो बॉन्ड एंगल को कम करती हैं, और वो कौन सी, लॉन पेयर एंड लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके अलावा और कोई नहीं जी। उसके अलावा जो भी रिपल्शन आएगी वो क्या करेगी, बॉन्ड एंगल बढ़ाएगी। तो ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन ही तो है। इसमें भी सबसे ज्यादा कौन सी बताई, ये वाली, क्योंकि ये बुक्स में लिखी होती है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो इसलिए ऑर्डर बता दिया ताकि कहीं पे देखो और कहो कि सर तुम क्वेश्चन भी बड़ा पूछते हो ना, अगर कोई भी चीज छोड़ दे, सर ये कैसे हो गया, ये ऐसा लिखा हुआ था आपने ऐसा बता, तो देखो तो तुम कहोगे सर यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, तो भैया डबल बॉन्ड क्या करेगा बेटा, ज्यादा एरिया लेगा, ठीक है सर, मोटे होंगे। सिंगल बॉन्ड क्या करोगे बेटा, पतले से एरिया के अंदर बैठा होगा। तो भैया डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। यहां पे क्या सिर्फ सिंगल बॉन्ड में तो दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे क्या करेंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस, ठीक है। तो भैया ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या, ज्यादा मोटे ताजे हैं, मोटे ताजों के बीच में क्या होगी बेटा, रिपल्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी, बोलो समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो तुम कहोगे सर अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड में रिपल्शन ज्यादा, सिंगल बॉन्ड में कम, तो हमारे पास अल्फा एंगल ज्यादा होना चाहिए, किससे, बीटा से होना चाहिए सर। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड आंसर है। जहां पे भी मैं ये लिखता हूं आपको पता है, जिसके बाद काटा लगाता हूं, तो भैया एकदम गलत, एकदम गलत, सरासर गलत, नहीं होगा ऐसा, समझ रहे हो बात, ऐसा नहीं होगा। अब इसको ऐसे क्वेश्चन अगर तुम्हें आ जाए तो भैया तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना यार, यहां पे नहीं लगाना ये कॉन्सेप्ट, जो मैं तुम्हें अभी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं ना, आपको वो माइंड में रखना है। ये क्यों बता दिया, क्योंकि काफी सारे बच्चे किसी बुक से या किसी नोट से ये चीजें पढ़ते हैं, पक्का पढ़ते हैं जी, तुम्हारी आदत होती है कि भैया दूसरा अगर तुम्हारा कोई दोस्त है कहीं और से किसी और टीचर से पढ़ रहा है तो उसके नोट्स तुम पक्का देखते हो, चेक करने के लिए कि हमें क्या करवाया जा रहा है, उसे क्या करवाया जा रहा है। और तुम्हारी दिक्कत क्या चलती है कि उसे एक चीज अगर कोई करवा दी होगी ना जो तुम्हें नहीं करवाई होगी, तो तुम क्या कहते हो, ये तो हमें करवाया नहीं, भले ही उनके टीचर ने 9 टॉपिक करवाए और मैं 15 करवा दूं, तुम किसको लेके बैठोगे, उस 9 में जो उसको एक्स्ट्रा करवाया ना, मतलब 9 में जो ऐसा कोई टॉपिक हो जो मैंने नहीं करवाया, तो तुम उसको पकड़ लोगे कि सर ये नहीं बताया आपने तो भैया वो सिचुएशन को टालने के लिए मेरे को बताना पड़ा, ठीक है। अब सुनो कि अब खेल क्या हुआ यहां पे, खेल क्या हुआ भैया, देखो हमारे पास क्या है, OCl2, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं बेटा OCl2, यहां पे क्या लिखा बेटा मैंने, ClO2, ठीक। जब आप यहां पे बेटा एक्चुअल डाटा देखते हैं ना, तो यहां पे जो बॉन्ड एंगल है, देखो पहले तो एक बात बताओ, यहां पे जो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, यहां पे इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, आप कहोगे सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, कितनी है बेटा, sp3 है सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन, समझ रहे हो बात। अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछो तो कितनी होगी बेटा बताओ, बताया था मैंने ऑड इलेक्ट्रॉन की कैसे निकालते हैं, तुम्हें देखना क्या है कि सर जो हमारा सेंट्रल एटम है, अब इसके ऊपर जो ये एक इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है ना, इसको हमें लॉन पेयर मानना है या नहीं मानना है। तो उसके लिए मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी कि भैया ये देखो सेंट्रल एटम के अराउंड अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हों तो भैया इस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या मानोगे तुम, लॉन पेयर मानोगे। तो तुमने देखा जी क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को लॉन पेयर मानूंगा अब मैं, तो भैया क्या होगा, एक लॉन पेयर ये हो गया, एक लॉन पेयर ये, और एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा यहां, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3 आ गई, क्या आ गई, sp3 आ गई सर, ठीक है सर। तो भैया बताओ नॉर्मल sp3
जब हमारे पास क्या हो, नॉर्मल sp3, नॉर्मल sp3 का मतलब जब उसके अंदर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, ऑल बॉन्ड पेयर हो, तो वहां पे बॉन्ड एंगल कितने का होता है? आप कहोगे सर 109 डिग्री 28 मिनट का। ये याद कर लो, ये वाला बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कब होता है? जब हमारे पास 109 डिग्री 28 मिनट का क्या हो बच्चे, क्या हो हमारे पास सारे का सारे, सॉरी इतना एंगल होगा जब सारे बॉन्ड पेयर हो। ठीक है सर। फिर मैंने तुम्हें कल ये भी बताया था कि सर कि बच्चे जहां पे नंबर ऑफ लॉन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल कम होता चलेगा, लॉन पेयर ज्यादा बॉन्ड एंगल कम, लॉन पेयर ज्यादा बॉन्ड एंगल कम। तो भैया बताओ, यहां पे दो लॉन पेयर, अब यहां पे भी मैं दो लॉन पेयर बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? दो लॉन पेयर। तो तुम कहोगे सर यहां पे जो बॉन्ड एंगल आएगा ना, ठीक है, इस अल्फा को और इसे बीटा जो बोल रहा हूं, तो यहां पे ये अल्फा और बीटा क्या होने चाहिए बेटा? लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट के होने चाहिए। बोलो होने चाहिए ना? क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे लॉन पेयर रिपल्शन आई, यहां पे भी लॉन पेयर रिपल्शन आई। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो ये कहता है सर, आप ही ने बताया था कि लॉन पेयर रिपल्शन आती है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ लॉन पेयर बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या करेगा बेटा? हमारे पास बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। लेकिन जब मैं एक्चुअल डाटा देखता हूं तो एक्चुअल के अंदर क्या होता है बेटा? एक्चुअल के अंदर यहां पे जो बॉन्ड एंगल है ना, वो आता है 111 डिग्री के करीब। कितना आता है? 111। देखो 109 से भी ज्यादा चला गया। और यहां पे जो ये बीटा आता है ना बेटा, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आती है? इसकी आती है 105 डिग्री के करीब। तो भैया फॉलो सिर्फ ये कर रहा है इस वाली कंडीशन को कि बीटा मेरा 109 से कम यहां पे हुआ। क्यों? क्योंकि सर लॉन पेयर रिपल्शन थी इसलिए हो गया, लेकिन इसने नहीं किया सर। तो ये क्या जादू हो गया सर? इसने ऐसा क्यों कर दिया? अब देखो दो चीजें हैं यहां पे, लॉन पेयर वाला भी फेल हो गया, मल्टीपल बॉन्डिंग के बीच में रिपल्शन वाला भी फेल हो गया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो आंसर ये होना चाहिए था, मल्टीपल बॉन्डिंग रिपल्शन ज्यादा होनी चाहिए थी सिंगल बॉन्ड से, तो ये ज्यादा होना चाहिए था, ये कम बॉन्ड एंगल, लेकिन हो उल्टा रहा। लॉन पेयर वाला भी नहीं इसने माना, इसने तो क्या किया? 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा कर दिया सर। तो ये क्या कहानी चल रही है? मतलब सर जो कल पढ़ा वो तो सब बर्बाद गया हमारा। बर्बाद नहीं गया, वो इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये चीजें बैठी होती हैं। ये तुम स्कूल लेवल पे ही पढ़ते हो और मैक्सिमम टीचर ये पढ़ाते हैं। तो आज जो चीज तुम्हें बताने जा रहा हूं ना बेटा, उसको तुम्हें माइंड में रखना है, एकदम बैठा के रखना है। ठीक है? कैसे? देखो बॉन्ड एंगल के लिए, बॉन्ड एंगल जब भी तुम्हें कंपेयर करना हो कहीं पे भी, तो एक सीक्वेंस फॉलो करना। ठीक है? एक सीक्वेंस फॉलो करनी है जी तुम्हें कि भैया पहले कौन सा तुम पॉइंट देखोगे बॉन्ड एंगल में डिफरेंस निकालने के लिए, कहां कम कहां ज्यादा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। ठीक है? तो इसके अंदर जो सीक्वेंस तुम्हें फॉलो करनी है ना मेरे बच्चे, वो है ये। सबसे पहले तुम देखोगे जी हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे बॉन्ड एंगल, ये वाली फाइनल है, इसके बेसिस पे ही करोगे तुम लोग सब। जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर वो तुमसे बॉन्ड एंगल कंपेयर करवाना चाह रहा है, वहां पे तुम क्या देखो? हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग आ गई तो भैया बॉन्ड एंगल अलग अलग आ जाएगा तुम्हारा, तुम्हें पता चल जाएगा। और ये तो मैंने बताया था, हाइब्रिडाइजेशन बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल कम होता है। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन में 180 होता है, sp2 के अंदर 120 डिग्री होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन जिसकी कम, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन देखना होगा। ठीक, अब मान लो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, तो यहां पे तुम्हें क्या लगाना है? जादू। क्या लगाना है? जादू। वो जादू क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर मान लो इस जादू से भी ना निकले, ये जादू क्या है ये मैं बताऊंगा तुम्हें। अगर इस जादू से भी ना निकले, डबल ए कर दो जी, कभी को जड्डू ऐसे बोल दो, जादू ऐसे जादू। ठीक है? अगर ये वाला पॉइंट से भी तुम्हारा बॉन्ड एंगल का आंसर ना निकल के आए, उसके बाद थर्ड पे तुम्हें कहां जाना बेटा? परसेंटेज एस कैरेक्टर पे। क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। क्यों जी? मान लो ये दो वो ऑर्बिटल जिनके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये क्या होंगे? मोटे मोटे होंगे। मोटे मोटे होने ये पास पास आ जाएंगे और फिर ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। अब मान लो परसेंटेज एस कैरेक्टर से भी ना निकला, उसके बाद क्या करें सर?
तो तुम देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, और इसके ऊपर तो बताया जी मैंने, ये तो कल ही पॉइंट किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की बढ़ेगी तो हमारे पास बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। तो इस सीक्वेंस में तुम्हें देखना होता है, इस सीक्वेंस में तुम्हें देखना होता है। अब देख लो जी, अब सुनो कहानी। भैया ये है, देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं तुम्हारे लिए, यही वाला ले लेता हूं। मान लो मैंने लिया ClO2, एक लिया OCl, बॉन्ड एंगल की बातें कीजिए हमने कि सर बॉन्ड एंगल बताओ, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ठीक है। तुमने पहले हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे निकालना चाहा, नहीं पता चला, क्योंकि सर इसकी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, इसकी भी sp3 आएगी, तो नहीं निकल पाया। अब उसके बाद किस पे आओ, जादू पे आओ। अब वो जादू क्या है सर, जादू तो दिखाओ हमें। तो देखो जी जादू क्या है, वो ये जादू है। तुम्हें क्या देखना है बेटा, सेंट्रल एटम को देखो, ठीक है। अब यहाँ पे दो है, इसका केस ले रहा हूं। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है बेटा वो किस पीरियड से है, थर्ड पीरियड से है। किससे है बेटा, थर्ड पीरियड से है। यहां पे जो सराउंडिंग एटम है बेटा, SA लिख रहा हूं, सराउंडिंग एटम है वो कहां से बेटा, छोटे हैं, सेकंड पीरियड से। भैया ऑब्वियस सी बात है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट ज्यादा बड़े होंगे किससे, सेकंड पीरियड के एलिमेंट से, ठीक है। भैया ऑक्सीजन छोटा होगा ना, क्लोरीन बड़ा होगा। लेकिन यहां पे देखो फर्स्ट क्या है, यहां पे सेंट्रल एटम है सर सेकंड पीरियड का, किसका बेटा, सेकंड पीरियड का। और सराउंडिंग एटम क्या है बेटा, हमारे थर्ड पीरियड के। तो भैया आपको ये वाली कंडीशन देखनी है, आपको ये वाली कंडीशन देखनी है। क्या देखनी है कि सर यहां पे आपने क्या देखा, अगर सेंट्रल एटम मेरा सेकंड पीरियड का हो और उसके बगल में क्या लगे हो बेटा, उससे बड़े एटम, मतलब या थर्ड पीरियड के लग जाएं, या फोर्थ के लग जाएं, या फिफ्थ के लग जाएं, या सिक्स्थ के लग जाएं, तो भैया वहां पे हमेशा मेरा बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। क्यों सर, क्योंकि जो सराउंडिंग एटम है ना उनमें रिपल्शन ज्यादा होगी, सराउंडिंग एटम में रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, और उस रिपल्शन की वजह से वहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा बेटा, जादू के लिए मैं फिर से लिख देता हूं। जादू क्या करना है तुम्हें, जादू क्या करना है, जादू ये करना है सर कि अगर सेंट्रल एटम कहां से हो, सेकंड पीरियड से हो सर, और सराउंडिंग एटम मेरा कहां से हो, या तो थर्ड से हो, या फोर्थ से हो, या फिफ्थ से हो, या सिक्स्थ से हो। सिक्स पीरियड के होते नहीं जनरली, क्या सेकंड पीरियड से नीचे वाले मिलने चाहिए। तो भैया उस केस में तुम्हें क्या देखना है, जितना बड़ा सराउंडिंग एटम उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे बेटा, एज द साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेज, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। बोलो जी, समझ में आई। तो भैया ये जादू जब हम यहां लगाएंगे तो आप कहोगे सर ये देखो जादू वाला पॉइंट ये है, ये है जी जादू वाला पॉइंट। तो भैया इस जादू की वजह से क्या हुआ, हमें पता चला सर ये है क्या, सेकंड पीरियड का एलिमेंट ऑक्सीजन, और उसके सराउंडिंग में देखो थर्ड पीरियड के लगे हुए हैं, और साइज बड़ा होता है थर्ड पीरियड के, तो सर इनके बीच में रिपल्शन होगी। अब इनके बीच में रिपल्शन होगी, और उस रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखा कि सर यहां पे तो उल्टी कहानी चल रही है, बीच में बड़ा एटम बैठा है, बगल में क्या बैठे हैं, छोटे एटम। तो छोटे एटम्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड एंगल छोटा रहेगा इसके कंपैरिजन में। तो इसीलिए हम बोलते हैं बीटा एंगल ज्यादा है अल्फा से। यहाँ पे मैंने मल्टीपल बॉन्ड वाला नहीं लगाया कॉन्सेप्ट, जादू लगाया, जादू। क्या लगाया है जी, जादू। तो जादू के लिए याद क्या रखो बेटा, पहले तो क्या करो, दो मॉलिक्यूल जो दो रखे हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे निकालो, उसके बाद जादू से। अब आप कहोगे सर ऐसे नहीं, देखो यहां पे अगर ये बात भी समझ में नहीं आ रही ना, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल और लेके देता हूं। अब देख लो OH, OH यहां पे क्या मैंने F, यहां पे F, ठीक है सर।
बहुत बढ़िया, आपने तो मजा दे दिया। कैसे दे दिया जी मजा? ये लो जी, लो मजे, मजे के लिए आते हैं, सारी दुनिया मजे ने खराब कर रखी है जी। कैसे देखो, अब मैं कहता हूं जी बॉन्ड एंगल बताओ सर। अगर मान लो इसके अंदर बॉन्ड एंगल है θ1, इसमें बॉन्ड एंगल है θ2, तो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है ये बताओ। तो सबसे पहला पॉइंट देखो जी हाइब्रिडाइजेशन का। तो आपने कहा सर हाइब्रिडाइजेशन देखी, तो दोनों में क्या आ रही है सर? sp3 आ रही है, यहां भी sp3 तो नहीं पता चला सर। फिर हमने सेकंड पॉइंट देखा जादू। तो जादू के लिए क्या याद रखना है कि सर सेंट्रल एटम होना चाहिए सेकंड पीरियड का, और हमारा जो सराउंडिंग एटम होना चाहिए वो किससे होगा? अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड से है तो जितना बड़ा सराउंडिंग एटम का साइज बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा। अब तुम कहोगे सर ये तो मेरा फर्स्ट पीरियड से है, ये सेकंड पीरियड से है। ऑल्दो जो मेरे सेंट्रल एटम थे बेटा वो क्या थे? वो हमारे सेकंड पीरियड से थे, लेकिन सराउंडिंग एटम कोई भी मेरा थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड का नहीं है, मतलब सेकंड पीरियड से ज्यादा वाले पीरियड का नहीं है जी। तो मतलब सर जादू भी नहीं लगेगा यहां। ठीक है, मैं लिख देता हूं, जादू के लिए क्या पॉइंट देखना बेटा? सेंट्रल एटम होना चाहिए सेकंड पीरियड का, सराउंडिंग एटम होना चाहिए किससे? थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पीरियड से, किसी से भी हो। ठीक है, मतलब सेकंड पीरियड से बड़े वाले पीरियड का होना चाहिए। सर जादू भी नहीं लगा यहां तो। फिर क्या बोला था बेटा मैंने? परसेंटेज एस कैरेक्टर पे बोला था। किस पे बोला था बच्चे? परसेंटेज एस कैरेक्टर पे देखोगे। अब यहां पे देखो जी, क्या परसेंटेज एस कैरेक्टर के बेसिस पर आप बॉन्ड एंगल बता सकते हो? तो आप कहोगे सर जरूर बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते, हम तो बताएंगे आपको। तो लो जी सुनो भैया, फ्लोरीन फ्लोरीन है। अब देखो दो दो लॉन पेयर तो हैं। अब हमें पता है सर जहां पे लॉन पेयर होता है ना वहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, तो लॉन पेयर की तो बात छोड़ दो, क्योंकि दोनों जो है दो दो लॉन पेयर है, तो जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर तो नहीं खींचने की कोशिश करेंगे। जो डिफरेंट चीज है ना बेटा उसको देखना है। तो भैया यहाँ है फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो बताओ हाइड्रोजन और फ्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? तो आप कहोगे सर फ्लोरीन। तो आप कहोगे सर इन बॉन्ड के अंदर तो परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा, परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा। और भैया हाइड्रोजन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर OF और OH बॉन्ड में कंपैरिजन करता हूं तो यहां पे बेटा परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा होगा ना। भैया परसेंटेज P कैरेक्टर ऑब्वियस सी बात है OF बॉन्ड के कंपैरिजन में कम होगा, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? यहां पे अगर परसेंटेज P ज्यादा है तो यहां पे परसेंटेज S ज्यादा होगा। ऐसे लिख लो OH OF। ठीक है, तो भैया इस बॉन्ड के अंदर तो परसेंटेज S ज्यादा होगा, परसेंटेज P कम होगा। यहां पे क्या होगा? इस बॉन्ड में परसेंटेज P ज्यादा होगा और परसेंटेज S कम होगा। बोल सकता हूं ना? हाँ जी सर बोल सकते हो। तो भैया एक बात बताओ, अगर इन दोनों बॉन्ड में तीनों OH बॉन्ड के अंदर अगर परसेंटेज S ज्यादा है, परसेंटेज S क्या है बेटा? ज्यादा है, तो भैया ये वाले बॉन्ड क्या होंगे? मेरे मोटे ताजे होंगे, क्योंकि परसेंटेज S ज्यादा है सर। अगर इनमें परसेंटेज P ज्यादा है तो भैया ये क्या होंगे? लंबे और पतले होंगे सर, लंबे और पतले होंगे सर। तो बताओ बेटा, मैंने आपको अभी भी बताया पीछे कि परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ने पर हमारा बॉन्ड एंगल क्या करेगा सर? बढ़ेगा। तो परसेंटेज S कैरेक्टर अगर इंक्रीज करता है तो सर थीटा भी इंक्रीज करेगा। तो कहां पे परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा है मेरे बच्चे? यहां ज्यादा है, तो यहां रिपल्शन ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सर θ1 की वैल्यू ज्यादा है θ2 से। समझ में आ गई बात? बोलो जी, क्लियर है बेटा ये चीज? हाँ जी क्लियर है ये चीज, इसमें तो कोई डाउट नहीं है जी? हाँ जी सर कोई डाउट नहीं है। ठीक है सर ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल। अगर मान लो बेटा मैं बोलता मेरे पास है एक OF एक OCl। बेटा मैं इसलिए ज्यादा एग्जांपल करवा रहा हूं क्योंकि बॉन्ड एंगल पे तुमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और कल वाले को मुझे थोड़ा सा रब करना है ना तुम्हारे दिमाग से, तो इसलिए ज्यादा एग्जांपल करवा रहा हूं। ठीक है, अब जो मैंने आज पॉइंट बताया ना उसके बेस पे निकालोगे, वो कल वाले भी ठीक है। वहां से कुछ एक चीजें, वो जो कल पॉइंट हमने डिस्कस किए थे ना बेटा, वहां वो हर जगह अप्लाई नहीं होते, लेकिन ये वाले तुम्हारे हर जगह अप्लाई होंगे जो आज बताए मैंने। ठीक है, तो मैंने तुम्हें दोनों सिनारियो बता दिए हैं।
अब तुम ये नहीं कहोगे कि सर ये वाले पॉइंट नहीं बताया, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि फिर तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, कंफ्यूजन चलता है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे भी तो देख सकते थे, तो ये आंसर आना चाहिए था, आपने ये क्यों बता दिया। तो अब मैं तुम्हें कंपैरेटिवली चीजें बता रहा हूं कि भैया वहां के उसके बेसिस पे करोगे तो देखो उस बेसिस पे भी आ रहा है, और जो इस पे लगाओगे तो उससे भी आ रहा है। अब तुम्हारी मर्जी रहेगी, दोनों कॉन्सेप्ट याद रखो या जो आज बता रहा हूं उस पे याद रखो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज करेंगे अभी, तो भैया जब कंफ्यूजन की स्टेट आए ना तो आंख बंद करके बैठा करो और ठंडे दिमाग से चीजें सोचा करो कि तुम्हें कंफ्यूजन कहां पे आ रहा है और उस कंफ्यूजन को दूर कैसे कर सकते हैं। सिर्फ एक तरीके से, दोनों चीजों को शांत दिमाग से पढ़ो कि भैया हाँ ये चीज है, ये वाली चीज और इनमें क्या डिफरेंस है। जब शांत दिमाग से पढ़ोगे ना तब तुम्हारा कंफ्यूजन दूर होगा। हड़बड़ाहट में पढ़ोगे कि यार कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो भैया चलो ठीक है सर, आपने बोला हम करेंगे, चलो जी चलो चलो। तो अब मुझे यहाँ बॉन्ड एंगल बता दो बेटा, इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा, कौन सा बॉन्ड एंगल कम। तो भैया कल वाला पॉइंट मैंने क्या बोला था, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, सेंट्रल एटम सेम हो जाए, सिर्फ सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, तो हम क्या बोलते थे बेटा, देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, सेम है। ठीक है सर, सेंट्रल एटम सेम है, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या बेटा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है सर, सेम है। थर्ड, सराउंडिंग एटम क्या है सर, डिफरेंट है। सर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, तो भैया इनके बेसिस पे तो मैं निकाल पाया नहीं। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट होता तो क्या बोलते, जहां पे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा, यही तो बोलता। ठीक है, लेकिन सेंट्रल एटम सेम हो गया, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, sp3 तो यहां पे भी नहीं बोल पाया भैया मैं। ठीक है, लेकिन अब एक बात बताओ मेरे बेटा, सराउंडिंग एटम देखो तो डिफरेंट है, तो सराउंडिंग एटम के लिए मैंने कल एक कॉन्सेप्ट दिया था, क्या, सराउंडिंग एटम का साइज अगर क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, तो बॉन्ड एंगल भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इसको उल्टा बोला था कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होगी कहोगे सर आप बढ़ा रहे हो और बोल कम रहे हो। ठीक है भैया, क्या कहना चाहता हूं, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। तो मतलब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्स रिलेशन में है बॉन्ड एंगल के। तो कोई भी लगा लो, मैं साइज से बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, तो बताओ जी, फ्लोरीन और क्लोरीन में साइज किसका बड़ा, आप कहोगे सर क्लोरीन का, तो भैया बी ज्यादा होगा किससे, ए से। ये ट्रेंड आएगा। ठीक है सर, ये तो कल वाले कॉन्सेप्ट से हो गया। आज वाला कॉन्सेप्ट लगाओ जरा, लगा लेते हैं सर। पहला हमने देखा सर हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन पे यहां पे कुछ पता चला नहीं सर, सेम है। उसके बाद हम क्या लगाते हैं बेटा, जादू। तो सर जादू क्या है सर, सेंट्रल एटम अगर सेकंड पीरियड का हो, सराउंडिंग एटम क्या हो बेटा, सेकंड पीरियड से ज्यादा का हो। ठीक है, तो वहां पे बॉन्ड एंगल बढ़ता चलेगा जितना हमारा सराउंडिंग एटम का क्या होगा बेटा, बड़ा क्या होगा बेटा, साइज होगा। तो आपने देखा सर ये भी सेकंड पीरियड से है, यहां पे भी ये सेकंड पीरियड से है, ये वाले एटम क्या है, सेकंड पीरियड से, ये वाले एटम क्या है बेटा, थर्ड पीरियड से। तो जादू वाली कंडीशन कहां फुलफिल हुई, यहां पे हुई सर। तो भैया जादू की वजह से यहां पे क्या होगी बेटा, सराउंडिंग एटम में रिपल्शन ज्यादा होगी, तो बॉन्ड एंगल यहां ज्यादा होगा। तो जादू की वजह से देखो हमारा ये वाला भी तो आ गया, तब भी आंसर आ रहा है। तो कहने का मतलब जो आज वाला मैंने मेथड दिया ना, वो तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करवा देगा। क्लियर है बात? हाँ जी, क्लियर है ना ये चीज? हाँ जी सर क्लियर है ठीक है, तो भैया जादू को याद रखना है। मैं यहां पे फिर लिख रहा हूं, बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में रहें। तो जादू क्या है सर, जादू ये है कि सेंट्रल एटम होना चाहिए सर सेकंड पीरियड से, और सराउंडिंग एटम क्या होना चाहिए बेटा मेरा पास, थर्ड पीरियड से, या बोलूं सेकंड पीरियड ऑनवर्ड से, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो। अब इसके अलावा एक और चीज याद रखनी है, क्या, मेरा कोई भी यहां पे अल्काइल ग्रुप हो सकता है या कोई भी बल्कि ग्रुप भी आ सकता है। समझ रहे हो?
कोई भी एल्काइल ग्रुप या कोई भी बल्की ग्रुप आ सकता है। कहने का मतलब क्या, देखो ऐसे एग्जांपल से, सर ये OCl है, सर ये OCH3 है, ये लगा दिया बेटा मैंने, देखो ये CH3 क्या है, एल्काइल ग्रुप है। बॉन्ड एंगल पूछता हूं, ये अल्फा ये बीटा, तो बताओ जी बॉन्ड एंगल कौन सा ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन से बता पाओगे? नहीं सर, दोनों जगह हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो जादू लगाया, तो सर ये भी सेकंड ये भी सेकंड, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट, और ये मैंने क्या बोला, देखो ये भी लिखा एल्काइल ग्रुप हो या कोई बल्की ग्रुप हो, तो सर ये भी है। तो भैया अब जितना बड़ा साइज होगा सराउंडिंग एटम का उतना क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो भैया CH3 का साइज बड़ा होता है क्लोरीन से, तो भैया यहां पे क्या आएगा, बॉन्ड एंगल मेरा ज्यादा आएगा। कहां पे, इसके अंदर, तो मैं क्या बोल सकता हूं, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। क्लियर है बात? ठीक है, तो जादू समझ में आया? हाँ जी, क्लियर है ना बेटा ये बातें? इसमें तो अब किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी कोई डाउट रहेगा ना बेटा, तो मतलब आपने चीजों को ढंग से समझा नहीं है। मैंने अपने बेस्ट वे के अंदर कोशिश की है कि आपके सामने चीजें क्या करूं, एक के बाद एक रखने की कोशिश करूं। इसीलिए मैंने देखो बॉन्ड एंगल को भी 2 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड कर दिया, वरना ये 1 लेक्चर का काम था। ये लेक्चर हमने इसीलिए स्ट्रेच किया क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और मैं नहीं चाहता था कि यहां से ये सिंपल वाले क्वेश्चन तुम गलत करके आओ। तो ये गलतियां तुम नहीं करोगे। अगर नहीं करोगे जी तो मुझे ना सिर्फ एक बात बता देना। क्या बात बता देना सर? सिर्फ एक क्वेश्चन कर देना, जो अभी क्वेश्चन दे रहा हूं ये होमवर्क के लिए है। अगर ये कर दिया तो मतलब तुम्हें चीजें समझ में आ गई। ठीक है, चलो अल्फा बीटा और ये गामा, तो तुम्हें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। ठीक है, हाँ अब ये गड़बड़ तुम करोगे, मैं लिख देता हूं जी, वरना तुम फिर कहोगे क्या भैया यहाँ पे 1-1 लॉन पेयर भी है सल्फर के ऊपर। ठीक है, तो जो आज कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें सिखाया ना बेटा, उसके बेसिस पे तुम्हें यहाँ पे बॉन्ड एंगल बताना है। पहला तो क्या बताओगे बेटा, बॉन्ड एंगल। दूसरा क्या बताओगे, जो S डबल बॉन्ड O क्या है, बॉन्ड लेंथ है ना बेटा, या बोलो SO बॉन्ड लेंथ है, जो SO बॉन्ड लेंथ है, इसका मतलब इसी की बात कर रहा है। कभी कोई यहाँ तो डबल बॉन्ड है, यहाँ आप सिंगल लिख रहे हो, नहीं जी, इसका मतलब यही, अगर SO बॉन्ड बोल रहे हैं तो मतलब इस S डबल बॉन्ड O की बात कर रहा है। तो S डबल बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ का क्या लिखना है तुम्हें, ऑर्डर। अगर यहाँ पे ये X1 है, ये X2 है और ये X3 है, तो वही 2 क्वेश्चन करने हैं बस। यहाँ पे बॉन्ड एंगल के लिए तुम्हें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, जो आज वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया उससे लगाना पड़ेगा। क्लियर है बात? हाँ जी, समझ में आई बात बेटा? क्वेश्चन क्या है हमारा, तो चलो चलो आगे बढ़ते हैं जी आज। ठीक है, तो भैया अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, हमारे अब हम बढ़ रहे हैं जी हमारे ड्रैगोज रूल की तरफ। क्या होता है जी ड्रैगोज रूल? बेटा ड्रैगोज रूल भी हमारा बॉन्ड एंगल के लिए ही दिया गया था। ये एक एक्सपेरिमेंटल रूल है, जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए ना, जो वहां से हमें डाटा मिला, उसके बेसिस पे ये एक रूल दिया गया है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड रूल है, मतलब पहले एक्सपेरिमेंट से डाटा निकाला, फिर उस डाटा के बेसिस पे हमने ये रूल बना दिया। ये नहीं था कि पहले रूल आया उसके बाद हमने डाटा, मतलब एक्सपेरिमेंट करके डाटा निकाला और फिर इसकी वेरिफिकेशन की। नहीं, क्या बोल रहा हूं कि एक्सपेरिमेंटल है चीजें सारी। जो भी इस रूल के अंदर मैं बातें बोलूंगा वो सब की सब एक्सपेरिमेंटल बातें हैं, तो उसके अंदर तुम क्यों, क्या, कैसे, ये ज्यादा नहीं पूछ सकते। भैया एक्सपेरिमेंट ने बोला ये चीज क्या है बेटा हमारे पास, सॉलिड है, तो भैया सॉलिड है। अब तुम कहोगे क्यों सॉलिड है सर, बताओ। भैया एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है। अगर किसी ने ये बोल दिया कि एक्सपेरिमेंटल प्रूवन है ये चीज, ये सॉलिड है, तो तुम उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, क्योंकि साइंस क्या मांगता है बेटा, प्रूफ मांगता है। जिस चीज को साइंस प्रूव कर देता है वो उसके लिए नेचर में एग्जिस्ट करती है। जिस चीज का कोई जवाब नहीं होता ना साइंस के पास, तो साइंस क्या कहते हैं, भैया ये एक्सेप्शनल है, ये हमारी हद से बाहर है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है।
अगर हो रहा है, साइंस इसका जवाब नहीं दे पा रहा, तो इसका मतलब साइंस ने अभी उतनी डेवलपमेंट की नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज का साइंस जवाब दे रहा है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, तो वहां पे ये नहीं पूछा जाता ऐसा क्यों, वो तो एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, देख लो, उसकी एक्सप्लेनेशन होगी तो दे देगा, वरना कह दे भाई एक्सपेरिमेंटल प्रूवन। तो सेम कहानी, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूवन क्या है, हमारा एक रूल है। अब ये कहता क्या है मैं तुम्हें बताता हूं, इसके पॉइंट्स तो मैं तुम्हें लिखवाऊंगा। वो क्यों? क्योंकि सिर्फ बुक्स के अंदर लिखी होती हैं ऐसी चीजें, तो तुम्हें बुक्स खंगालने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन उसके बाद जो भी चीजें मैं तुम्हें यहां बैठाने के लिए कहूंगा ना, बैठा लेना, ठीक है, यहां पे बैठा लेना। अब ये ड्रैगोज रूल कहता क्या बेटा, देखो पहला पॉइंट कहता है ड्रैगोज रूल कहां पे लगेगा, जब हमारे पास सेंट्रल एटम क्या हो बेटा, हमारे पास थर्ड पीरियड, या बोलूं सेंट्रल एटम कौन सा बेटा, सेकंड पीरियड ऑनवर्ड एलिमेंट हो। मतलब हमारा क्या होना चाहिए बेटा, सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड ऑनवर्ड आना चाहिए, ठीक है। चलो सर, दूसरा क्या बोले बेटा, सेंट्रल एटम पे क्या हो बेटा, एटलीस्ट वन लॉन पेयर हो। सेंट्रल एटम पे कम से कम एक लॉन पेयर होना चाहिए, तब मेरा ड्रैगो रूल लग सकता है। थर्ड क्या बोल रहे हैं बेटा, सराउंडिंग एटम मस्ट, या बोलूं सराउंडिंग एटम हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन और इक्वल टू 2.5। मतलब सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो क्या होंगे, हमारे पास एटम्स होंगे ना, उन एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होनी चाहिए बेटा, लेस देन 2.5, या फिर उसके बराबर होनी चाहिए, उससे ज्यादा वाले पे एप्लीकेबल नहीं होगा। पहली बात समझ में, ठीक है सर। फोर्थ क्या बेटा, फिर क्या लिखे बेटा, बॉन्ड एंगल इन सच मॉलिक्यूल्स is approximately कितना होगा बेटा, 90 डिग्री, या 90 डिग्री के करीब आएगा जी वहां पे बॉन्ड एंगल। अब ऐसा क्यों हुआ, उसका मेन रीजन होगा ये, इसका होगा मेन रीजन ये, सच मॉलिक्यूल does not undergo hybridization and pure orbitals क्या करेंगे, प्योर ऑर्बिटल्स ओवरलैप्ड टू फॉर्म क्या, बॉन्ड। क्या मतलब है जी, कह रहे जी जो ये ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल करेंगे ना मॉलिक्यूल, कि सेंट्रल एटम क्या हो मेरा, सेकंड पीरियड वाले से बड़ा हो, मतलब या थर्ड का हो, फोर्थ का हो, या फिफ्थ का हो, ठीक है। सेंट्रल एटम पे क्या हो, एटलीस्ट एक लॉन पेयर हो। सराउंडिंग एटम जो लगे हुए हैं उनकी क्या होनी चाहिए बेटा, मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन, या क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल टू 2.5 हो, ठीक है। तो वहां पे ड्रैगो रूल लगेगा, और ड्रैगो रूल लगने का मेन रीजन क्या होता है, इन पॉइंट्स की वजह से क्या आता है बेटा चेंज वहां पे, कि भैया जो मेरा मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं ना, जहां पे ड्रैगो रूल लगा रहे हैं, वहां पे एक्चुअल में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही। क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं ना। अगर किसी एटम को बॉन्ड बनाना है किसी दूसरे एटम के साथ, तो वहां पे क्या हो रहा है बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे सर, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या बोला, कि ड्रैगो रूल जिन मॉलिक्यूल्स में लगेगा वहां पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, तो वहां पे बॉन्ड कैसे बन रहा है सर, तो वे जो बॉन्ड बना रहे हैं ना, वो प्योर ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्योर ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके बना रहे हैं। अब आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चन आएंगे कि सर ये कंडीशन ही क्यों लिखी, ऐसा ही क्यों हुआ, तो इन बातों का मैं जवाब दे देता हूं जी, आपकी जिज्ञासा शांत कर देता हूं। तो देखो, सुनो और समझो। क्या भैया, एग्जाम्पल से लेते हैं, NH3 है जी, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके पास होता है एक लॉन पेयर, ठीक है सर।
यहां पे लिया बेटा PH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये लिया एक लॉन पेयर। ठीक, अब तुमसे कोई ये पूछे कि बताओ जी नाइट्रोजन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो तुम कहोगे सर हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालें तो आएगी sp3। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है सर, क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो तुम कहोगे सर नहीं है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या बेटा, यहां पे जो ओवरलैपिंग हो रही है बॉन्ड फॉर्मेशन की, वो क्या हो रही है बेटा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किससे ओवरलैप कर रहे हैं बेटा, ओवरलैप्स विद 1s ऑर्बिटल ऑफ क्या, हाइड्रोजन। ये चीज चल रही है, समझ रहे हो ना भैया। नाइट्रोजन ने क्या बनाया बेटा, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। जितने बेटा यहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल आए उतनी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, तो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो उसने कहां यूज कर लिया बेटा, 1s से बॉन्डिंग करने में। ठीक है, यहां पे आके बॉन्डिंग कर गए, और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहां बैठा बेटा, इस लॉन पेयर को लेके बैठा हुआ है। ठीक है सर, बढ़िया है। तो भैया इसीलिए यहाँ पे जो मेरा बॉन्ड एंगल आता है ना इस केस में, वो कितने का आता है बेटा, वो आता है 107 डिग्री का। कितने का आता है, 107 डिग्री का आता है सर। लेकिन जब बात करते हैं हम PH3 की, फॉस्फीन की, तो यहां पे क्या बोलते हैं बेटा, प्योर p ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं हमारे पास, ओवरलैप कर रहे हैं। किससे ओवरलैप कर रहे हैं, किससे बेटा, 1s ऑर्बिटल ऑफ किससे, हाइड्रोजन से। ये चीज बोली गई यहां पे, क्यों, क्योंकि सर यहां पे जो बॉन्ड एंगल आता है ना बेटा मेरे पास, वो कितने का आ रहा है, लगभग 93 डिग्री 36 मिनट का, 93 मान लेता हूं। ठीक है, अप्रॉक्स इतना आता है, तो भैया देखो 90 डिग्री के करीब आ रहा है। ठीक है सर, 90 डिग्री। अब जब ये चीज यहां पे आई ना, ये चीज यहां पे आई, ठीक है, तो भैया यहां पे क्या कंफ्यूजन आया, साइंटिस्ट ये कहते, देखो इसको पूरा डाटा से समझो। मान लो मैंने लिखा NH3 PH3 ASH3 और SBH3, ये चीज लिखी। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, आप कहोगे सर डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा, ये आपको पता चल गया, आसानी से बता सकते हो ना बेटा। हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम, अगर रूल लगाऊं, रूल से भी आ जाएंगी ये चीजें। हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम आ रही है सर। अगर हाइब्रिडाइजेशन मान लेता हूं ये हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, मान लिया, आप भूल गए ड्रैगो रूल, लेकिन उससे फिर भी आपका हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम आ रही है सर। ठीक है, नहीं पता चला। उसके बाद जादू देखो, क्या जादू लगेगा सर, जादू के क्या था, सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो सेंट्रल के अंदर, और सराउंडिंग में क्या हो मेरे पास, उससे बड़े वाले थर्ड के, तो वो भी नहीं लग रहा सर। फिर परसेंटेज एज कैरेक्टर, तो परसेंटेज एज कैरेक्टर वाले से ये चीजें हो जाएंगी आपकी। ठीक है, करके देखना। मैं हाल फिलहाल के लिए वैसे बता देता हूं कि तुम यहां पे ये रूल भी लगा सकते हो कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज करती है सर, तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा हमारे पास, बॉन्ड एंगल भी तो इंक्रीज करेगा। तो देख लो जी, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट क्या कर रही है, डिक्रीज करे, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पे अब डाटा देखो, डाटा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए बेटा। ये तुम्हें याद नहीं रखना है, 107 डिग्री होता है, ये 93 के करीब आता है, ये तुम्हारा लगभग 92 और ये लगभग 91 डिग्री के करीब, ये लगभग तुम्हारे बॉन्ड एंगल आते हैं यहाँ पे। तो तुमने क्या पाया, तुम कहोगे सर जब मैं 107 डिग्री से PH3 की तरफ आया, तो देखो कितना हो गया, 93 डिग्री हो गया। डिक्रीज तो उसके बाद कर रहा है, लेकिन इतना डिक्रीमेंट नहीं आ रहा है जितना कहां पे आया बेटा, NH3 से PH3 में आ गया। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि भैया इतना डिक्रीमेंट तो नहीं आना चाहिए था जितना यहां पे आ गया। समझ रहे हो भैया, सब पे लॉन पेयर तो है, हर जगह लॉन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन है, लेकिन उस लॉन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन की वजह से इतना डिक्रीमेंट नहीं आ सकता। तो साइंटिस्टों ने फिर क्या किया जी, एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आया ना, उसके बेसिस पे ये बात कही कि भैया
सेकंड पीरियड एलिमेंट के बाद के जो एलिमेंट होते हैं ना, वो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते। वहां पे क्या लगती है, प्योर पी ऑर्बिटल हमारे क्या करते हैं बेटा, हाइब्रिडाइज होते हैं। समझ रहे हो, मतलब ओवरलैप करते हैं, सॉरी क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो अब कहोगे कि सर नहीं जम नहीं रही है बात, क्या बोलना चाह रहे, तो देखो ऐसे बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाहता हूं कि भैया अगर मान लो मैंने NH3 लिया, यहां पे लिया PH3, यहां पे लिया ASH3 और यहां पे लिया मैंने SbH3, तो भैया ये तो सेकंड पीरियड है ना, तो यहां पे तो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है sp3, लेकिन यहां पे क्या कर रहा हूं, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं। आप कहोगे सर क्यों नहीं, करनी चाहिए, कर सकते हैं। तो भैया एक बात बताओ, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक S और 3 P आ रहे हैं, तो कौन से S कौन से P आ रहे हैं, तो भैया यहां पे नाइट्रोजन का 2S और 2P पार्टिसिपेट करेंगे, यहां पे इसका 3S, ठीक है ओवरलैपिंग में कह रहा हूं, या हाइब्रिडाइजेशन में 3P पार्टिसिपेट करेंगे, यहां पे इसका 4S और 4P और इसका 5S और 5P। अगर हाइब्रिडाइजेशन होती किसमें, फास्फोरस मतलब PH3 के अंदर, तो भैया फास्फोरस का 3S और फास्फोरस के 3P आपस में क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज करते और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती। ठीक है, एक S का 3P के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करते, जैसे यहां पे कर रहे हैं ना बेटा 2S और 2P वाले। ठीक है, तो क्या होगी बेटा, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तो भैया ये तो हाइब्रिडाइज हो गए और इन्होंने क्या बना दी, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए सर, क्योंकि क्या होता है, एक S में ऑर्बिटल होता है, 3P में सर, तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर हमारे हाइब्रिडाइज कर रहे तो 4 ही तो क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में ये चीज बताई थी मैंने। ठीक है सर, लेकिन अब एक बात बताओ बेटा, अगर आपको पीछे वाली बातें सारी याद हैं, अगर मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूं 2S 2P 3S 3P 4S 4P 5S 5P, तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है टॉप टू बॉटम आते हुए इनके अंदर 2S 2P में, 3S 3P में, 4S 4P में या 5S 5P में, या डिक्रीज कर रही है। किसकी एनर्जी ज्यादा है, 2S 2P की या 3S 3P की, तो आप कहोगे सर 3S 3P की ज्यादा है, क्योंकि भैया जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाती जाएगी शेल, उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी ना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जा रही है। तो भैया नीचे की तरफ आते हुए एनर्जी इंक्रीज कर रही है। और मैंने तुम्हें ये बात बताई थी ओवरलैपिंग के अंदर कि भैया वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कम होगी, मिक्सिंग कम होगी, जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है। एनर्जी कम होनी चाहिए ना बेटा मिक्सिंग के लिए, तो जिन ऑर्बिटल्स को मिक्स करना है उनकी एनर्जी कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा एनर्जी होगी उनकी तो वो इधर उधर भागते फिरेंगे, एक इधर भाग रहे एक इधर, ऐसे से भागते फिरेंगे जी, क्योंकि भैया जब शांत होकर एक जगह बैठेंगे तभी तो दिल की बातें होंगी, अभी तो दिल की बातें ही नहीं हो पा रही इनसे। तो भैया अब समझे कि यहां पे क्यों हुई मेरे पास, क्योंकि सेकंड शेल क्या होती है हमारे पास, ज्यादा नजदीक होती है न्यूक्लियस के, तो उसकी एनर्जी कम, तो इसकी मिक्सिंग के चांसेस ज्यादा है। लेकिन जैसे ही हम नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ आते हैं तो वहां मिक्सिंग किसकी होनी है, 3S 3P की। आर्सेनिक में किसकी होनी है बेटा, 4S 4P की। और एंटीमनी में किसकी होनी है बेटा, 5S 5P की। तो भैया जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर गए तो शेल की क्या होगी, एनर्जी बढ़ गई। अगर एनर्जी बढ़ गई तो मिक्सिंग क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी हमारे पास। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इनकी मिक्सिंग कम होती है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन दिखाना मुश्किल, यहाँ पे और भी मुश्किल, यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखा रहे। लेकिन अब ये नहीं कहा मैंने कि फास्फोरस किसी के साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा। भैया उसके लिए भी कंडीशन दी। कंडीशन क्या दी कि सर सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, सेकंड पीरियड से बड़े वाले का होना चाहिए, बड़े वाले पीरियड का होना चाहिए। और सराउंडिंग एटम में क्या होना चाहिए बेटा, ऐसा एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 2.5। और सेंट्रल एटम पे क्या हो बेटा हमारे पास, एटलीस्ट 1 लोन पेयर हो, तभी क्या होगी बेटा हमारे पास यहां पे ड्रैगो रूल लग पाएगा। अब ड्रैगो रूल की वजह से यहां पे 90 डिग्री नहीं आया, 90 डिग्री तो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला,
ड्रैगो रूल ने तो बस एक्सप्लेन किया कि भाई ये लगभग 90 डिग्री आ क्यों रहा है, ठीक है। तो अब उस बात को समझना है जी। तो देखो यहां पे लिखता हूं ऐसे, ये लिखा जी एच एच एच, ठीक है। तो भैया बॉन्ड एंगल कितने का बोला मैंने, यहां पे मैंने बॉन्ड एंगल बोला है जी 93 डिग्री, तो लगभग 90 के करीब का ही है बेटा, 90 डिग्री के पास है। तो ऐसा हुआ क्यों? तो भैया ये क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट से जब हमने किया ना तो ये वाली बात निकल के आई, ये वाली चीज निकल के आई। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें ये बताई है बात कि जो हमारे लॉन पेयर होते हैं या मल्टीपल बॉन्ड होता है वो कहां, किस ऑर्बिटल में रहना पसंद करता है, जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा हो, जहां पे एच कैरेक्टर ज्यादा हो, ठीक है। देखो इसको ऐसे लिख देता हूं, फॉस्फोरस के 3s में 2 होंगे, इसकी वैलेंस शेल लिख रहा हूं मैं, और 3p में 3 होंगे, ये 3s है, ये 3p है। और हमें पता बेटा ये जितने भी p ऑर्बिटल है ना एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। 3x के अंदर क्या होगा बेटा, 3px, 3py, 3pz, तो तीनों क्या है बेटा ऑर्बिटल, एक दूसरे परपेंडिकुलर है। तो भैया जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तो हमें ये पता चला कि भैया यहाँ पे ये जो लॉन पेयर है ना इसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। हाँ जी सर, ये तो हमें रूल से भी पता है। यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे क्या देखो, परसेंटेज एच कैरेक्टर तो मैक्सिमम ये उठा के ले गया, तो भैया अब इन बॉन्ड के पास क्या आएगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा आना चाहिए, क्या आएगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर। और मैंने क्या कहा कि भैया ये हाइब्रिडाइज नहीं होते, यहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, तो साइंटिस्ट कहते कि भैया यहां पे जो ये फास्फोरस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना, ये किसकी हेल्प से बन रहा है, 3p1s ओवरलैपिंग से बन रहा है। किसकी ओवरलैपिंग से बन रहा है, 3p1s की। मतलब देखो 3p का मतलब क्या, प्योर p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, और हाइड्रोजन का तो 1s प्योर करता ही है जी। तभी तो बेटा इसका देखो बॉन्ड एंगल क्या आया, 93 डिग्री, मतलब 90 के करीब। क्यों, क्योंकि सर यहां पे जो ये 3p ऑर्बिटल यूज करेगा ना अपने, वो लगभग एक दूसरे क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। और यहां पे इंटरमिक्सिंग के बाद यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होनी थी sp3, उसके चांसेस कम है। क्यों कम है सर, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर हो गए, तो भैया हाइब्रिडाइजेशन के चांसेस कम हो गए। लेकिन इसे बॉन्डिंग करनी है, क्यों, क्योंकि इसे स्टेबल होना है, तो उसके लिए क्या कहता है कि भैया देखो तुम तो आपस में इंटरमिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि तुम में तो एनर्जी ज्यादा है, तुम एक जगह बैठ ही नहीं रहे हो। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि भैया मैं अपने आप को स्टेबल ना करूं। तो फास्फोरस कहता है तुम बैठो, मतलब तुम घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने प्योर p ऑर्बिटल से, मतलब तुम तो मेरे कब्जे में हो ना, तो इसके साथ नहीं बैठना चाहता, मत बैठ। तो भैया मैं क्या करूंगा, प्योर p ऑर्बिटल को लेके बॉन्ड बना लूंगा। तो इसने बॉन्ड बना लिया, तो इसीलिए यहां पे बॉन्ड एंगल लगभग कितना आता है, 90 डिग्री। मैंने ये कहा कि ये इंटरमिक्स करते नहीं, मैंने कहा इनकी इंटरमिक्सिंग के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। तो मान ले थोड़े बहुत इंटरमिक्स होते होंगे, लेकिन ज्यादा पार्ट क्या है बेटा इसका, जो इंटरमिक्स नहीं होता, नहीं होता जी। तो इसकी वजह से बेटा यहाँ पे क्या, प्योर p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। और ये वाला जो बॉन्ड है, मतलब ये जो लॉन पेयर है, ये किसके अंदर बेटा, मेरे पास प्योर s के अंदर है। किस में बैठा हुआ बेटा ये लॉन पेयर, प्योर s ऑर्बिटल में बैठा हुआ है। और प्योर s का मतलब क्या है बेटा, 100% है, ठीक है। और मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं बेटा, p कौन से ऑर्बिटल को यूज करा बॉन्डिंग में, प्योर p को। तो मैं यहां पे बोलूंगा सर यहां पे क्या है मेरे पास, 100% p कैरेक्टर है। ये थ्योरेटिकल बोला कि भैया लॉन पेयर तो किस में रहना पसंद करेगा, जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो, मतलब जो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक हो। तो बताओ 3s और 3p में से न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक कौन, 3s। तो भैया इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, या बोलूं 100% एस कैरेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। ये न्यूक्लियस से दूर थे, तो मतलब ये आसानी से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, तो इन्होंने ओवरलैप करके यहाँ पे कर लिया। और ये मेरे क्या है, तीनों बॉन्ड एंगल 93 डिग्री पे हैं, तो मतलब लगभग 90 ही तो है बेटा, तो मतलब प्योर p ही तो कर रहे हैं, ठीक है। जब बाद में एक्सपेरिमेंट्स किए ना बेटा, जब बाद में एक्सपेरिमेंट किए, तो यहां लिख रहा हूं वाया एक्सपेरिमेंट्स, ये बात प्रूव हुई कि जिस ऑर्बिटल में हमारा लॉन पेयर है ना, उसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आता है बेटा हमारे पास, वो आता है जी 82%। कितना आता है बेटा, 82% आता है।
मतलब 82% एस कैरेक्टर ये लेके बैठा हुआ है। तो बेटा 82 का मतलब क्या है, लगभग 100% ही है। 18% ही तो बचा। 18% कहां पे बेटा, 6% यहाँ पे इसके पास है, 6% इसके पास, 6% इसके पास। वो 6% यहाँ आने का मतलब क्या है कि मिक्सिंग कम हुई है। समझ रहे हो, मिक्सिंग कम हुई है। इसको ऐसे देख लो कि भैया एक्सपेरिमेंट के से हमें चीजें फिर बाद में पता चली कि एक्सपेरिमेंट जब निकाला ना तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर एक बॉन्ड में कितना है बेटा, 6% है। तो बताओ 6% यहाँ, 6% यहाँ, तो बाकी का एस कैरेक्टर कहां होगा, इस लॉन पेयर के पास होगा। और वो कितना आएगा बेटा, परसेंटेज एस कैरेक्टर आप होगी सर 82%। ठीक है, और जो परसेंटेज पी कैरेक्टर वो कितना होगा बेटा, वो 96 ही तो होगा। ये देखो 6, बाकी का जो होगा बेटा वो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 6% यहाँ पे आ रहा है, 6% यहाँ आ रहा है, 6% यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब इन बॉन्ड के अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर किसका है, मैक्सिमम कैरेक्टर कहोगे सर आप पी का है। अगर पी का है तो पी ऑर्बिटल क्या है बेटा, हमारे पास क्या होंगे बोलो, 90 डिग्री पी तो होंगे। इसीलिए यहां पे क्या हो बेटा, 90 डिग्री के करीब क्या आता है हमारे पास, बॉन्ड एंगल आता है। ठीक है, अब यही अगर एग्जांपल मैं तुम्हें इससे बता दूं तो देखो, देखो जी, यहां पे बताओ आर्सेनिक के कौन कौन से वैलेंस सब शेल हैं, आप कहोगे सर 4s4 पे। तो भैया इनके बीच में तो अब इंटरमिक्सिंग और भी कम होगी, क्योंकि भैया जब 3s3p अच्छे से नहीं कर पा रहे थे तो 4s4p में क्या होगी, और भी कम होगी जी। तो कहने का मतलब इंटरमिक्सिंग कम होने का मतलब यहां पे जो मेरे क्या करेंगे, ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे किसके अंदर, ओवरलैपिंग के अंदर, वो और ज्यादा प्योर करेंगे। तो यहां पे पी का जो कैरेक्टर होगा वो और भी ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे परसेंटेज पी और भी ज्यादा बढ़ गया, यहाँ पे परसेंटेज एस और भी ज्यादा बढ़ गया। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। क्योंकि भैया यहाँ पे तो देखो 3s3p, यहाँ 4s4p। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी इंटरमिक्सिंग की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब प्योर ऑर्बिटल्स की पार्टिसिपेट करने की किसमें, ओवरलैपिंग में टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो भैया यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे जो परसेंटेज पी कैरेक्टर वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस बॉन्ड। तो भैया यहां पे परसेंटेज पी और बढ़ गया, तो मतलब क्या है, यहां पे जो बॉन्ड एंगल है और 90 के करीब हो जाएगा। तो यहां पे कितना आता है बॉन्ड एंगल हमारा, आप कहोगे सर 92 डिग्री के करीब आता है। ऐसी एंटीमनी वाला केस लूंगा तो वहां पे तो ओवरलैपिंग किसमें हो रही है बेटा, इंटरमिक्सिंग 5s और 5p में होनी है। तो वो तो और भी अच्छे से इंटरमिक्स नहीं हो पाएंगे। तो वहां पे जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनके अंदर और ज्यादा प्योर ऑर्बिटल कैरेक्टर होगा। तो मतलब वहां पे जो बॉन्ड एंगल आएगा और किसके नजदीक आएगा, 90 डिग्री के करीब आएगा। तो यही था जी हमारा क्या, यही था जी हमारा क्या, क्या बोल रहे बेटा, ड्रैगो रूल। समझे। अब दिमाग में तुम्हारे क्या आता है कि सर आपने ये क्यों बोला था, ये तो चलो बात समझ में आई कि हमारे पास जो एलिमेंट होना चाहिए सेंट्रल एटम वो क्या होना चाहिए, सेकंड पीरियड से आगे का होना चाहिए, क्योंकि वहां पे इंटरमिक्सिंग कम होती जा रही है। क्योंकि सेकंड पीरियड तक तो इंटरमिक्सिंग अच्छे से होती है ना 2s2p में। क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, उनकी एनर्जी कम है, तो इंटरमिक्स कर जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये क्यों कहा कि भैया लॉन पेयर होना जरूरी है, एटलीस्ट एक लॉन पेयर होना चाहिए। क्योंकि भैया लॉन पेयर की टेंडेंसी क्या होती है, ऐसे ऑर्बिटल में रहने की जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो। अगर लॉन पेयर होगा ना सेंट्रल एटम पे तो वो इंटरमिक्सिंग को और रोकेगा। वो ये कहेगा कि भैया अगर तुम इंटरमिक्स हो गए तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बट जाएगा, और मुझे बांटना नहीं है परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्यों, ऐसा क्यों कहा भैया, एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे निकालता हूं, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी आती है बेटा, sp3। मैं कहता हूं जी बताओ कि यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, तो भैया उसके लिए फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था क्या सर, कोस थीटा इक्वल टू एस ओवर एस माइनस 1। और यहां पे थीटा की वैल्यू क्या रख देना, 107 डिग्री रख देना। तो तुम्हारे पास परसेंटेज एस कैरेक्टर आ जाएगा। और जहां तक तो मुझे याद है ना, वो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आता है यहाँ पे बेटा, 33% निकल के आएगा। तो भैया देखो हाइब्रिडाइजेशन के बाद नाइट्रोजन का लॉन पेयर जिस ऑर्बिटल के अंदर बैठा वहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 33। लेकिन यहां पे बोलो, यहां पे मैंने क्या बोला था, 82% एस कैरेक्टर लेके बैठा हुआ है। तो भैया लॉन पेयर की तो टेंडेंसी ही है
कि ऐसे ऑर्बिटल में जाए जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो। अगर लॉन पेयर नहीं होगा तो ये टेंडेंसी किसके पास होगी? किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि लॉन पेयर को ही हमें क्या करना पड़ता है बेटा? न्यूक्लियस के नजदीक रखना पड़ता है, तभी वो शांत बैठता है, वरना वो इधर उधर भागेगा। तो इसीलिए इसीलिए मेरे बच्चे, जो हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं कौन से? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के, वही क्या लगाते हैं बेटा? हमारे ड्रैगोज रूल लगाते हैं। वही क्या लगाते हैं? ड्रैगोज रूल लगाते हैं। तो 15th पीरियड को क्या बोल सकता हूं बेटा मैं? 5A भी तो बोल सकता हूं, और 16th पीरियड को क्या बोल सकता हूं? 6A, मेंडलीव के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूं भैया? ऐसे है, मान लो NH3, PH3, ASH3 और यहाँ पे SPH3। यहाँ पे क्या लिखा बेटा? H2O, H2S, उससे H2SC और ये H2TE। तो भैया ये तो है सेकेंड पीरियड के, तो इनमें तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 और यहाँ पे भी sp3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? 2s2p। लेकिन इसके बाद के जो एलिमेंट्स है ना बेटा, उनके अंदर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बेटा नहीं है। यहाँ पे इनके अंदर पार्टिसिपेशन किसका ओवरलैपिंग में? प्योर ऑर्बिटल्स का है। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड एंगल आता है ना, वो क्लोज टू, देखना जी, किसी का भी बॉन्ड एंगल चेक करना, क्लोज टू 90 डिग्री मिलेगा तुम्हें। तो ड्रैगो रूल इनके ऊपर लग रहा है, ड्रैगो रूल इनके ऊपर लग रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? क्या हुआ क्या नहीं हुई कहानी? ठीक है। अब तुम ये कहोगे सर ड्रैगो रूल यहां लग रहा है, ड्रैगो रूल यहां लग रहा है, ड्रैगो रूल यहां लग रहा है। ठीक है, लेकिन फिर बॉन्ड एंगल यहां से यहां तो डिक्रीज क्यों करा? मैंने क्या बोला था बेटा? इसका 93 है, इसका 92 डिग्री है, इसका 91 डिग्री के करीब है। ठीक है, तो इस बात को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं परसेंटेज पी परसेंटेज एस कैरेक्टर से। कैसे? देख लो, इसके एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, वरना देनी नहीं चाहिए क्योंकि अब तुम खुद कर सकते हो, लेकिन फिर भी देता हूं। मान लो बेटा ये चीज, मान लो जी हमारे पास ये चीज है। ठीक है, यहां पे क्या है? ठीक है, यहां पे क्या है? तो बताओ जी, फास्फोरस के ऊपर लॉन पेयर, आर्सेनिक के ऊपर लॉन पेयर, एंटीमनी के ऊपर लॉन पेयर। तो जिस ऑर्बिटल में लॉन पेयर बैठा है, तो किस लॉन पेयर के पास परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा? तो तुम कहोगे सर यहाँ पे परसेंटेज एच कैरेक्टर ज्यादा है, तो यहाँ पे परसेंटेज एच कैरेक्टर उससे भी ज्यादा है, यहाँ पे परसेंटेज एच कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे तो मिक्सिंग होनी थी किसके बीच में? 3s3p, यहाँ पे 4s4p, यहाँ पे 5s5p। तो एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, मिक्सिंग की टेंडेंसी और भी कम होती जा रही है। मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पे नहीं होगी मिक्सिंग, होगी लेकिन बहुत कम, यहाँ पे उससे भी कम, यहाँ पे सबसे कम। तो इंटरमिक्सिंग जितनी कम होती चलेगी, इसका मतलब क्या है? वहां पे प्योर ऑर्बिटल का कैरेक्टर उतना बढ़ता चलेगा। तो इसलिए मैंने बोला जी यहाँ पे प्योर एस का कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। बोलो, अगर प्योर एस का कैरेक्टर यहां ज्यादा है तो यहाँ पे इन बॉन्ड में क्या होगा बेटा? परसेंटेज पी ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा? परसेंटेज पी सबसे ज्यादा, यहाँ पे परसेंटेज पी बहुत ही ज्यादा। तो परसेंटेज पी ज्यादा होने का मतलब क्या है? हमारे क्या हो गए बेटा? ऑर्बिटल पतले और लंबे हो गए, पतले और लंबे हो गए, पतले और लंबे हो गए। तो पतले और लंबे होने का मतलब क्या बेटा? देखो इसको ऐसे दिखा दूं, ये है यहाँ पे तो ये कहानी, यहाँ पे ये कहानी, यहाँ पे ऐसे पतले और लंबे। लंबे नहीं किया मैंने, पतले बना दिए, वो तो समझ जाओगे तुम। अभी एक बात बताओ, यहाँ पे परसेंटेज पी क्या है? सबसे कम है। तो यहाँ पे जो मेरा क्या होगा? पी कैरेक्टर होगा, उसकी वजह से ऑर्बिटल की क्या होगी बेटा? थोड़ी सी मोटाई रहेगी। यहाँ पे परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या हुआ? बड़ा, तो ये क्या हो गया? और पतले हो गए। यहाँ पे परसेंटेज पी कैरेक्टर और ज्यादा बड़ा, तो ये और पतले हो गए। तो ज्यादा रिपल्शन कहाँ होगी? आप होगी सर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा परसेंटेज पी कम है तो मोटापा है। यहाँ पे मोटापा कम हो गया, यहाँ पे मोटापा और कम। और मोटापा जितना ज्यादा होता है ना बेटा ऑर्बिटल्स के अंदर, मोटापा जितना ज्यादा होता है ऑर्बिटल्स के अंदर, वहां पे रिपल्शन उतनी ज्यादा।
तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल कितना आता है बेटा 93। यहाँ पे रिपल्शन कम हुई तो ये 92 डिग्री, यहाँ पे रिपल्शन और कम हुई तो ये 91 डिग्री के करीब आ गया। तो देख लो जी, परसेंटेज पी परसेंटेज एस कैरेक्टर पे भी बॉन्ड एंगल निकाल लिया हमने। समझ में आई? जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा ऑब्वियस से बताऊं परसेंटेज पी कम होगा। भाई यही तो बोला, परसेंटेज एस यहाँ ज्यादा है तो यहाँ पे परसेंटेज पी कम है, तो परसेंटेज पी कहाँ ज्यादा होगा, इसके कॉरेस्पॉन्ड में होगा। हाँ जी, समझ में आई बात बेटा? सेम कहानी तुम 16th ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए कर सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये कहां कहां पे हो सकता है, ड्रैगो रूल किन किन मॉलिक्यूल्स के लिए लगेगा। तो भैया देखो, जो मैं चीजें तुम्हें बता रहा हूं वो मॉलिक्यूल्स याद रखना। कुछ तो ये बता दिया मैंने, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो मैंने तुम्हारे सामने ये लिखा होता SiH3 SiH3 और ये SiH3 और कहता जी बताओ बताओ मेरे नन्हे मुन्नो कि यहां पे हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा। ठीक है, यहां पे ड्रैगो रूल लगेगा या नहीं लगेगा? तो आप कहोगे सर कि यहां पे ड्रैगो रूल फॉलो होगा। ये एक्सपेरिमेंटल चीजें, ठीक है, ये ड्रैगो रूल्स फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि सर देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट आ गया सर, इस पे कम से कम एक लॉन पेयर भी आ गया, और फास्फोरस ने जिस एलिमेंट से क्या बनाया, जिस एटम से हमारा बॉन्ड बनाया, तो ये सराउंडिंग एटम इसके लिए ये है, ये तो इससे जुड़ा हुआ बेटा, 3 हाइड्रोजन तो इससे जुड़े हुए हैं। मैं तो डायरेक्ट अटैचमेंट देख रहा हूं, फास्फोरस तो सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। तो जो सराउंडिंग एटम है सर हमारा सिलिकॉन, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी होती है, वो 1.8 होती है। तो मतलब क्या, 2.5 से कम हो गई, तो इसका मतलब सर यहाँ पे ड्रैगो रूल लग जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आता है ना बेटा, वो क्या आता है हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली 93 डिग्री या 94 डिग्री के करीब आता है। समझ में आई बात? हाँ जी सर, क्लियर है। अब अगर मान लो मैं तुम्हें ये कहता PF3 है, कहता जी बताओ PF3 के अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो तुम क्या कहोगे कि नहीं सर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर देखो थर्ड पेयर का एलिमेंट है, ठीक है, इसके ऊपर लॉन पेयर भी है, तो भैया ड्रैगो रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन भैया सराउंडिंग एटम को जरूर देखना, सराउंडिंग एटम में हमने क्या बोला था, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 2.5 होनी चाहिए। लेकिन यहां पे जो फ्लोरीन है बेटा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहां पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3, यहां पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा आती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें। ठीक है, तो जितने भी फास्फोरस के क्या हैं हैलाइड्स है ना, PF3 PCl3 PBr3 PI3, सब के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है। तुम्हें बस याद क्या रखनी है, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी हाइड्रोजन से लग जाए, ऐसी ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम हाइड्रोजन से जुड़ जाए, तो वहां पे ड्रैगो रूल लगेगा हमारा। क्या लगेगा, ड्रैगो रूल लगेगा। आई बात समझ में? तो आई थिंक ड्रैगो रूल अब आपको क्लियर हुआ होगा, कहां लगाना है कहां नहीं। अब बच्चों के दिमाग में यह भी आता है कि सर हमने कहीं पढ़ा है कि 14th ग्रुप भी तो करता है ड्रैगो रूल को फॉलो, कैसे कर देगा जी? कंडीशन देखो, कंडीशन क्या बोली थी मैंने कि जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, मान लो ये भी छोड़ो, ऐसा कर देता हूं, सेंट्रल एटम कौन से पीरियड से है बेटा, बोलो यहाँ पे। आप कहोगे सर थर्ड पीरियड से है। क्या सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लॉन पेयर है? नहीं है सर, 0 लॉन पेयर है। और मैंने क्या बोला था, एटलीस्ट एक लॉन पेयर जरूर होना चाहिए, तो यहां पे नहीं है। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सर, आप कहोगे सर लेस देन 2.5 है। तो भैया सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी, इसने तो ये वाली कंडीशन फुलफिल की ही नहीं। तो इसका मतलब यहां पे कोई ड्रैगो रूल नहीं है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है मेरे बच्चे। क्या आएगी, sp3 आएगी। तो याद रखो ड्रैगो रूल सिर्फ और सिर्फ 15th ग्रुप के एलिमेंट और 16th ग्रुप के एलिमेंट के ऊपर लगता है। उनमें भी क्या, जो सेकंड पीरियड है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, उनको छोड़ के उससे नीचे वाले एलिमेंट्स पे लगता है। क्यों लगता है, क्या रीजन होता है? आई थिंक ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। हाँ जी, क्लियर है ये बात? ठीक है, एक मिनट। ठीक है सर, ठीक है। तो भैया अब क्या करते हैं,
अभी तक जितना हमने पढ़ा है ना उसके बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं बेटा, कुछ ट्रेंड्स कर लेते हैं। आपको थोड़ा क्या होगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे उससे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। देखो उन ट्रेंड का यूज करते हुए कर रहे हैं जो कुछ हम, ये वाला मान लो ये मैंने क्या लिखा, मॉलिक्यूल्स लिखे। अब यहाँ पे तुम्हें क्या क्या बताना है, यहाँ पे तुम्हें क्या क्या बताना है वो तुम्हें सुनना है। देखो पहला तो क्या बताना बेटा, परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा। एक मिनट ठीक है। अब भैया आप कहोगे सर क्या परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है, किसका परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये भी तो पता चलना चाहिए। तो भैया परसेंटेज एस कैरेक्टर बताना तुम्हें लॉन पेयर के ऑर्बिटल का ऑर्डर क्या होगा, मतलब टॉप टू बॉटम जब मैं आऊंगा, जिस ऑर्बिटल में हमारा लॉन पेयर बैठा हुआ है उस ऑर्बिटल का परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा। तो आपको पता है जी, जब मैं टॉप टू बॉटम आता हूं, इनके पास क्या बेटा, एक लॉन पेयर है ना, और ये अभी अभी तो पीछे किया हमने कि भाई टॉप टू बॉटम आते हुए ओवरलैपिंग या बोलो इंटरमिक्सिंग की टेंडेंसी कम हो रही है, तो मतलब प्योर ऑर्बिटल्स का कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा प्योर ऑर्बिटल यहाँ पे होंगे, एसबी के अंदर होंगे। NH3 में तो हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल का कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि बेटा जितनी इंटरमिक्सिंग होती जाती है ना, प्योर ऑर्बिटल का कैरेक्टर उतना कम, इंटरमिक्सिंग जितनी कम प्योर ऑर्बिटल का कैरेक्टर उतना ज्यादा। तो मैं अगर कहूं कि भैया यहाँ पे इंटरमिक्सिंग ज्यादा है तो प्योर ऑर्बिटल क्या है, कम है, मतलब यहाँ पे परसेंटेज एस परसेंटेज पी का कैरेक्टर ज्यादा क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे इंटरमिक्सिंग कम हो रही है तो मतलब यहाँ पे परसेंटेज एस परसेंटेज पी, परसेंटेज एस परसेंटेज पी का मतलब क्या है, हम प्योर की बात कर रहे हैं। प्योर ऑर्बिटल का कैरेक्टर कितना है, मतलब एस का कैरेक्टर कितना आ गया, पी का कैरेक्टर कितना हो गया वहां पे। ठीक है, तो भैया टॉप टू बॉटम परसेंटेज एस कैरेक्टर जिस ऑर्बिटल के अंदर लॉन पेयर है वो क्या करेगा बेटा, मेरे पास इंक्रीज करेगा, पहली बात। ठीक है, दूसरा अगर मैं पूछूं, दूसरा मैं तुमसे ये पूछ लेता हूं जी, बताओ परसेंटेज पी कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर किसका बेटा, एमएच बॉन्ड का क्या होगा। ये एम क्या है बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, और ये क्या है बेटा, एंटीमनी। टॉप टू बॉटम आते हुए जो हमारे पास एमएच बॉन्ड है वहां पे परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या कर रहा है, ये अभी अभी तो मैंने तुम्हें बताया था। देखो अभी अभी तो ये चीज बताई थी, यहाँ पे देखो कि पीएच, एएसएच और एसबीएच, तो परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या कर रहा है बेटा, इनमें इंक्रीज कर रहा है ना, क्योंकि इंटरमिक्सिंग कम होती जा रही है। तो भैया अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं, टॉप टू बॉटम आते हुए ये कैरेक्टर भी क्या करेगा, मेरे पास इंक्रीज करेगा। भैया प्योर एस कैरेक्टर एक तरफ होता जा रहा है तो प्योर पी कैरेक्टर भी तो एक तरफ होता जाएगा। अब प्योर एस कैरेक्टर को कौन लेता जा रहा है, लॉन पेयर, तो इसका मतलब क्या है, जो बॉन्ड पेयर है उनके अंदर क्या बढ़ता चलेगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ता चलेगा। तो देखो इसीलिए तुमने बोला लॉन पेयर के अंदर अगर इंक्रीज करता है परसेंटेज एस, तो भैया जो वहां पे बॉन्ड है उस बॉन्ड पेयर में परसेंटेज पी कैरेक्टर भी तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, हाँ या ना। ठीक है सर। अब तीसरी चीज क्या बोल रहा हूं बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब इस एमएच बॉन्ड की स्ट्रेंथ पूछ रहा हूं। अब ये परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ने से क्या होता है, लंबे होते चलते हैं बॉन्ड, लंबे होने का मतलब क्या होता है जी, दूर दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब मैंने बोला परसेंटेज पी बढ़ने से क्या होता है बेटा, ऑर्बिटल्स की लेंथ बढ़ती है। लेंथ बढ़ने का मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ जितनी बढ़ेगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाती है, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर होने से जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे और मोटे, तो मतलब ओवरलैप करने के लिए उन्हें पास पास आना पड़ता है, ओवरलैपिंग अच्छी होती है तो वहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। लेकिन परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ने से क्या होगा बेटा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो इसका मतलब बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, तोड़ने आसान का मतलब क्या जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। तो बताओ टॉप टू बॉटम अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ रहा है तो मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि हम बोल सकते हैं बेटा परसेंटेज पी जो होती है वो बढ़ने पे क्या होती है बेटा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो सर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेगी, हमारे पास डिक्रीज करेगी। इसका उल्टा परसेंटेज एस चलता है,
कि अगर किसी बॉन्ड के अंदर परसेंटेज एच बढ़ गया ना बेटा तो बॉन्ड लेंथ छोटी, छोटी का मतलब क्या जी, बॉन्ड स्ट्रांग बना है, स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा जी, मुश्किल होगा, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो भैया यहाँ पे तो हमें पता है जी एमएच के अंदर परसेंटेज पी बढ़ रहा है, तो बताओ जी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेगी टॉप टू बॉटम आते हुए, आप कहोगे डिक्रीज करेगी। क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। अगर बेटा बॉन्ड डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो बॉन्ड है ना बेटा एमएच बॉन्ड है, इसको तोड़ना क्या हो रहा है बेटा, आसान होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने का मतलब क्या बेटा, बॉन्ड तोड़ना आसान है। अगर बेटा ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो इसका मतलब यहां से आसानी से एच निकल जाएगा। बोलो, अगर बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो यहां से क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। और जो हमें आसानी से हाइड्रोजन दे दे वो क्या होते हैं, अच्छे एसिड होते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना आर्सेनियस एसिड क्या होते हैं बेटा, जो H+ देते हैं। तो भैया बॉन्ड टूटने का मतलब है यहां से H+ निकलेगा, समझ रहे हैं। तो मैं ये भी बोल सकता हूं, आगे लिख देता हूं बेटा, चौथा क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं बेटा। तो टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्यों, वाई वाई, बिकॉज एमएच बॉन्ड स्ट्रेंथ, एमएच बॉन्ड स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम क्या कर रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है। और जितना आसानी से एमएच बॉन्ड टूटेगा उतना आसानी से हमें क्या मिल जाएगा, H+। और जो आसानी से H+ देते वो उतना अच्छा एसिड तो होता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेट कर दिया, ठीक है सर, ठीक है। अब बेटा यहीं पे मैं बात कर देता हूं किसकी, हम बात कर लेते हैं बेटा किसकी, क्या बोलते हैं उसे, बॉन्ड एंगल की। टॉप टू बॉटम बताओ बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सर पी कैरेक्टर क्या होता चल रहा है, बॉन्ड्स के बीच में बढ़ता चल रहा है। बॉन्ड्स के बीच में पी कैरेक्टर बढ़ना मतलब वो बॉन्ड पतला होता चल रहा है। तो पतले लोगों के बीच में रिपल्शन कम, तो मतलब बॉन्ड एंगल कम। क्योंकि भैया ऑर्बिटल जितने मोटे होंगे ना उतनी ज्यादा रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। लेकिन अभी क्या होता चल रहा है, जो वहां पे बॉन्ड बने हुए हैं ना पीछे NH3 PH3 ASH3 HBH3 के अंदर जो MH बॉन्ड बना हुआ है, टॉप टू बॉटम आते हुए परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो मतलब वहां के ऑर्बिटल पतले होते चल रहे हैं। पतले होने का मतलब रिपल्शन कम होगी, रिपल्शन कम होने का मतलब बॉन्ड एंगल कम करेगा। तो बॉन्ड एंगल टॉप टू बॉटम क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। हाँ जी, आई बात समझ में, कोई डाउट इस चीज के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। 6th, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ, इंपॉर्टेंट। और एक बच्चे ने ये क्वेश्चन भी मुझसे पूछा था, उसका जवाब अब मिल जाएगा। वो पूछ रहा था कि सर नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करेगा। तो देख लेना जी, अब आपको रीजन मिल रहा है उसका क्यों। भैया लुईस बेस क्या होते हैं, लुईस बेस तो पता नहीं, ये तो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब लुईस बेस के बारे में पूछ रहा है कि टॉप टू बॉटम आते हुए कौन सा अच्छा लुईस बेस है, कौन सा बुरा लुईस बेस है। तो लुईस बेस क्या होते हैं बेटा, एक बार फिर बता देता हूं, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। लुईस बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें। और लुईस एसिड क्या होते हैं बच्चे, लुईस एसिड क्या होते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, यहां पे है मेरे पास अमोनिया, ऐसे बना देता हूं चलो, ठीक है। यहां पे है मेरे पास फॉस्फीन, ठीक है। तो भैया इसके पास लॉन पेयर है, इसके पास लॉन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन तो है। अब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा वो अच्छा लुईस बेस होगा। अब कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, जो कम कंजूस होगा, जिसका दिल बड़ा होगा वही तो इलेक्ट्रॉन देगा आसानी से। तो भैया एक बात बताओ, यहां पे जो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है ये किस ऑर्बिटल में है, एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है सर, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है। तो इस ऑर्बिटल की परसेंटेज एस कैरेक्टर अप्रोक्सीमेट कितनी आती है, 33%। और यहां पे मैंने क्या बताई थी बेटा, परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आता है, लगभग 82% आता है। तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा वो ऑर्बिटल क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस के उतना नजदीक होगा। न्यूक्लियस के नजदीक होने का मतलब क्या है,
उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रही होगी, वो आसानी से वहां से बाहर नहीं जा सकते। तो बताओ परसेंटेज कैरेक्टर यहां पे ज्यादा, तो मतलब ये लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है। यहां पे परसेंटेज कैरेक्टर कम है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाले लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा ज्यादा दूर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे ज्यादा मिल रहा है, इन वाले इलेक्ट्रॉनों को या इन वाले को? तो आप कहोगे सर इन वालों को, तो मतलब इनका निकलना मुश्किल, इनका निकलना आसान। और जैसे जैसे परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन क्या हो जाएगा, उतना ही मुश्किल हो जाएगा। और पीछे हमने देखा जी टॉप टू बॉटम आते हुए परसेंटेज कैरेक्टर जिस ऑर्बिटल में लॉन पेयर हैं वो बढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर इन दोनों में मैं बेसिसिटी पूछूं ना तो इसकी ज्यादा, तो मैं क्या बोल सकता हूं अब कि NH3 PH3 SBH3 ASH3 SBH3, तो इनके पास क्या है, एक एक लॉन पेयर है मेरे बच्चे। ठीक है, अब हमें पता है सर लेफ्ट टू राइट जाते हुए परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ने का मतलब ऑर्बिटल का साइज छोटा होता जा रहा है, न्यूक्लियस के नजदीक जाता जा रहा है। तो मतलब क्या होगा बेटा, हमारे पास जो क्या होगी बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगी बेटा, इंक्रीज। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई तो मतलब इन लॉन पेयरों का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे है, यहां पे है, क्योंकि परसेंटेज कैरेक्टर क्या है, कम। सबसे ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर कहां है, यहां पे है जी, इस ऑर्बिटल के अंदर है जिसके अंदर लॉन पेयर बैठे हुए हैं। तो क्या बोलूंगा बेटा, हमारी बेसिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करती है सर, डिक्रीज करती है हमारे पास। तो ये देखो समझ में आया रीजन, समझ में आया ना बेटा। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं ना, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ने पर क्या फर्क होता है ऑर्बिटल के साइज में, न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक, न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो निकलना मुश्किल हो गया। अगर वे इलेक्ट्रॉन ही नहीं डोनेट कर पा रहा है तो वो अच्छा लुईस बेस कैसे हो सकता है। क्लियर है बात, समझ में आई कहानी? हाँ जी, तो भैया ये था आप लोगों का क्या, ड्रैगोस। ठीक, आज इतना ही करेंगे बेटा। ठीक है, ड्रैगो रूल और बॉन्ड एंगल के जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं आप लगा के देख लीजिएगा। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, अगर आपने बहुत अच्छे से चीजें समझी हैं और अंडरस्टैंड की। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन गलत होता है और आपको लग रहा है कि यार ये तो गड़बड़ होगी, तो इसका मतलब आपने कोई चीज मिस करती है सुनते हुए, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ पे बता डाले हैं। बॉन्ड एंगल निकालने के सारे हथियार दे दिए बेटा, अब कौन सा हथियार कहां चलाना है अब वो तुम्हें देखना है जी, क्वेश्चंस बनाने हैं। मैंने भी बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी है तुम्हें, तो अब ये भी नहीं कह सकते सर आपने प्रैक्टिस तो करवाई नहीं, बस बता दिया ये करते एग्जाम्पल देके आई थिंक मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। अब इससे ज्यादा डिटेल में बॉन्ड एंगल कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। क्लियर है बात? तो भैया ये खत्म होता है हमारा क्या, हमारा आज का सेशन। इतनी हिम्मत थी, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जो होगा हमारे पास वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, अभी हमारे यहाँ पे क्या बचा है, डाइपोल मूवमेंट वगैरह, एमओटी, आयनिक बॉन्ड वाला बचा है किस्सा, बस यही बचे हैं 3 टॉपिक। तो मतलब हमारे पास अब एक आयनिक बॉन्ड ही लेंथी है, एमओटी और डाइपोल मूवमेंट ज्यादा बड़े नहीं है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये ज्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, और डाइपोल मूवमेंट वाला ये छोटे छोटे टॉपिक है। तो हमें टाइम जो लगेगा वो आयनिक बॉन्ड में लगेगा, क्योंकि वहां पे हमें बहुत सारे ट्रेंड सीखने हैं, सॉल्युबिलिटी का, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का, थर्मल स्टेबिलिटी का, ये सब चीजें हमें वहां सीखनी है। लेकिन जो तुमने ये पीछे वाला पार्ट कर लिया ना, अगर ये समझ में आया है तो वहां पे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी मेरी। ठीक है, तो भैया नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक खूब पढ़ो खूब बढ़ो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।